अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और सुबह के वक्त कोशिश हमेशा से ये रही है कि हल्के फुल्के मौज़ूआत ऐसे जिसके ऊपर बात करना इस वक्त की ज़रूरत है, ऐसे मौज़ूआत को सामने लाया जाए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है इस वक्त कि हालात हाज़रा के ऊपर नज़र रखी जाए, और पिछले कई प्रोग्राम से ये सिलसिला जारी है। मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात हैं। और आम इंतखाबात के हवाले से भी जो लोग इस इंतखाबी मरहले में हिस्सा ले रहे हैं उम्मीदवार की हैसियत से, उनको यहाँ पे मदऊ कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है। और बड़ी अजीब सी ये बात है कि जितनी भी सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे हैं, मामलात को समझते भी हैं और हल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। ताहम ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। इलेक्शन से पहले इसी तरह की बातें होती रही हैं, मसाइल की निशानदही होती रही है। ताहम हुकूमत का हिस्सा बन जाने के बाद या इलेक्शन जीत जाने के बाद आप यकीन कीजिए कि हमारे लिए ही एक इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम होता है कि उनको यहाँ पे दोबारा से मदऊ किया जाए। तो एक आम आदमी की रसाई उन तक और उनसे सवाल करना, ये तो एक दीवाने के ख्वाब जैसा मालूम होता है। तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए और आने वाले वक्त के हवाले से समझा जाए कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कामयाब हो सकती है, या कौन सी सियासी जमात है जो कामयाब हो सकती है और हुकूमत बना सकती है। ये कहना इस वक्त यकीनन बहुत मुश्किल है, और इंतखाबात से पहले कोई पहला मौका नहीं है। क़यास आराइयों का सिलसिला जारी रहता है, सियासी जोड़ तोड़ की बाज़ गश्त सुनाई दी जाती है, और नए इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं। यही कुल हमारी इस सियासत का खासा रहा है। बहरहाल इन मामलों पर आज भी गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं अनवर खुर्शीद साहब, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अक्सर व बेशतर आप उन्हें हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आज भी उनसे मुल्क की जो इस वक्त जारी सियासी और मौशी सूरत हाल है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अनवर भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जनाब बैरिस्टर हसन खान साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नौजवान रहनुमा भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान न सिर्फ आप सियासत में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि इन मामलात को समझ भी रहे हैं। तो हसन खान साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हसन, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अनवर भाई, सूरत हाल का जायज़ा यकीनन आप ले रहे हैं और देखते रहे हैं जो कुछ होता रहा है। अब सियासत का जो इस वक्त महवर व मरकज़ है वो आम इंतखाबात हैं, और जैसे जैसे तारीख़ करीब आती जा रही है तो क़यासराइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं और सियासी गहमा गहमी भी बाम उरूज पर है। क्या समझ आ रहा है, इनसे क्या इंडिकेशन मिल रही है, कौन सी ऐसे जमात है जो ये कहा जा सकता है जिसके बारे में कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आपको नज़र आती है? क्योंकि यहाँ कहना ये थोड़ा सा क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि कोई एक सियासी जमात जो है वो हुकूमत बना सकती है। आपकी क्या राय इस हवाले से फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा कि कौन सी सियासी जमात है जो 2024 के इलेक्शन जीत कर हुकूमत बना सकती है। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हकीकतें जो हम माजी में देखते आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है, हक है। पता है कि कल कल यानी कि सुबह 7 बजे अगर सूरज निकलना है तो हमें पता है सुबह 7 बजे सूरज निकलना है। ठीक, ना वो पहले निकलेगा ना वो बाद में बात निकलेगा, में ये ठीक, हमें एक दिन पहले पता है इस पता है, चीज़ का। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई बंदा भी ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं यार कल तो 7:30 सूरज निकलेगा। तो ये हकीकत जिस तरह आने वाले वक्त की ये वाली हकीकत पता है कि अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह एक हकीकत हमें पता है कि ये इलेक्शन ऑलरेडी रिग्ड है, अच्छा। और इसमें इंजीनियरिंग जो पोलिटिक होती है,
रिगिंग की वो हो चुकी हुई है और ये बिल्कुल रोशन सामने नज़र आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे और उनकी जमात 25 या 30% या 20% वोट लेकर जीतेगी पाकिस्तान में और वो अपनी मरकज़ में उनकी हुकूमत बननी है। ये एक तयशुदा प्लान के तहत है और इसी तरह जो सिंध है उन्हीं को मिलेगा जिनको मिलना है, पंजाब उन्हीं को मिलेगा जिनको मिलना है और जिस तरह से भी मिलना है। और बलूचिस्तान में भी इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली का इम्कान है, कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी जो कि अंडर कमांड रह सके और केपी में भी कोई अभी तक हालात सामने नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। आगे मज़ीद बात करने से पहले मैं अपने उस बयानिए पे कायम हूँ कि इलेक्शन अगर हो गए, अगर अभी हफ्ते के लगभग टाइम रहता है इलेक्शन हो गए उस वक़्त कंफर्म होगा जब 8 तारीख शाम को 5 बज जाएंगे कि इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि अभी भी कोई हालात ऐसे नहीं है। आप देखें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे क्या हालात चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है। कल एक ऐसा फैसला दिया गया कि मुल्क के अंदर इंतशार फैले, लोग मुश्तल हों, मगर शुक्र अल्लाह का कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा एक लीडर को एक सज़ा दी गई, वैसी सज़ा दी गई वैसे आम लोगों को पता भी नहीं है कि उसने अपने मुल्क की खातिर एक दूसरे मुल्क को शटअप कॉल दी थी। अच्छा। जिसके बदले में उसको 10 साल की सज़ा हुई है। अच्छा, ये वाक़ईतन ऐसा हुआ था? मैं तो क्योंकि नहीं समझ पाया। हाँ, यहाँ पे बात ये है कि कुछ बड़े लोग बड़े बड़े जो ओहदों पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि जी ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। फिर वही जो चीज़ नहीं थी और जो वो झूठ बोल रहे थे उनको भी कटहरे में लाया जाए कि अगर वो आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये जज झूठ बोल रहे हैं, जजों ने गलत फैसला दिया है कि एक चीज़ थी नहीं जो बनी के वो जो उस वक़्त के लोग जो हुकूमत से ऊपर वाले जो होते हैं उन्होंने हमेशा यही कहा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं आई। फिर उसी बताया गया कि जी वो आया और उसको डिमाश किया गया है और फिर आया नहीं जी वो था ही नहीं। फिर वो कागज़ का जो टुकड़ा इस्लामाबाद के जलसे में लहराया गया है वो कोई चीज़ नहीं थी, वैसी कोई चीज़ थी नहीं। केस तो इस चीज़ का है ना कि वो कागज़ का टुकड़ा आपने रखा कहाँ है, वो लाके तो सामने रखिए, उसके बाद फिर फैसला हो जाए। वो तो खैर मिला ही नहीं जब वो नहीं पेश कर सके। और जैसे कल भी होता रहा प्रोसीडिंग, क्योंकि मैं फॉलो करता रहा, जब वकला को पेश करने के लिए कहा गया तो उस वक्त भी कोई जवाब नहीं था, नहीं पेश किया गया, 12 मौका दिया गया, नहीं पेश हुआ। और उसके बाद जो कुछ हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह के केसेस और भी पिछले दौर में भी चलते रहे हैं, मॉनिटरिंग जज भी बनाए गए, ये भी बड़ा एक कमाल था। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सब कुछ होता रहा है। बहरहाल चलें, मगर जो पुरानी बातें जो आप जो कह रहे हैं ना, पहले हमारे यहाँ सोशल मीडिया और इस जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना नहीं था। हमारे पास सिर्फ होता था प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया में जब आप देखते थे कि उसको कुछ ऐसा भी अरसा गुजरा कि जिसमें आधी अखबार नज़र ही नहीं आती थी, ब्लैक हुई होती थी। तो अब ये है कि हर बच्चे को इन चीज़ों का पता है कि क्या हो रहा है। तो ये तो कल की एक जो सज़ा दे के तो इन्होंने एक और गलत काम कर दिया कि उसके क्रेडिट में मज़ीद अच्छाइयाँ डाल दी कि भाई एक लीडर था पाकिस्तान में, इतनी हिम्मत थी जिसने अमेरिका को शटअप कर दी थी, उसको उस बात पे 10 साल की सज़ा हुई है। अच्छा जी हसन साहब, अब ये ज़रा फरमाइएगा, आपके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शहर कराची की एक बड़ी चुनिंदा जमात रही और उसके बाद फिर जब सिलसिला शुरू हुआ, उसका जो कामयाबी का ग्राफ था बतदरीज नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक बड़ी लंबी दास्तान है कि उसमें से फिर एक जमात अलग हुई, फिर एक वापस उसकी एक कमान जो है वो एक संभाली गई। सवाल ये है कि अब इस मौके पर कहाँ ख़ुद को देखते हैं, अपनी जमात को देखते हैं, और ये जो मुकाबले के बारे में पहले से जो क़यासराइयाँ हो रही हैं, पेश गोइयाँ इसको कहा जाए, क़यासराइयाँ तो उसको कहना मुनासिब नहीं होगा, कि जिनका यहाँ पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा पीपल्स पार्टी का और दीगर जमातें, तहरीक इंसाफ एक वक्त में सामने आई, जमात इस्लामी भी एक मजबूत उम्मीदवार बन गई। इस दफ़ा मुकाबला कैसा उम्मीद कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं, ज़रा इस बारे में फरमाइए। आपने इस प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया, सो आई एम मच ऑनर्ड K21 का। देखें एमक्यूएम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा मुत्तहिद भी है
और मुनज़्ज़म भी है। हमारा, आपने जिस तरीके से बात किया कि जो फैक्शंस हमारे क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो 3 एक फैक्शंस बन गए थे 2023 के अंदर, तीनों जो हमारे खालिद मकबूल भाई सरबरा एमक्यूएम हैं, उनकी सरबराही में उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम कराची और शहरी सिंध की सियासत का बाकायदा आगाज़ करेंगे, ताकि जो आवाम में एक एहसास महरूमी या एक इंतशार की कैफियत है वो ख़त्म हो, और जो हमारा वोट बैंक है, जो एमक्यूएम का 85% मैंडेट आज भी एमक्यूएम कराची के अंदर एग्जिस्ट करती है इस मैंडेट के साथ, और पूरे इंटीरियर सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर। देखें, हमारा मद्दे मुकाबिल तो 1988 से कोई नहीं है, सबको मालूम है। 88 का आप इलेक्शन देख लें, 90 का इलेक्शन देख लें, 93 का फिर जब हमने बॉयकॉट किया उस कौमी असम्बली पे, और 93 में जब एक रात पहले हमने सूबाई असम्बली पे लड़ने का ऐलान किया, सबको पता है कि एमक्यूएम की क्या प्रोग्रेस और ग्राफ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि 18 के अंदर हमसे 14 नशिस्तें छीनी गई। जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे वो एमपीए एमएनए बनकर रातों के अंदर सोते हुए उनको उठाया गया और उनको बताया गया कि आप जो है माशाल्लाह एमपी एमएनए बन गए हैं और आप लोगों को आप पार्लियामेंट की शक्ल देखना नसीब होगी। जैसे हमारे तजियाकार मोहतरम है हमारे लिए, वो बात कर रहे थे जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन मसला ये है ना कि ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्हीं चीज़ों का तसलसल है जब इमरान खान साहब को लॉन्च किया जा रहा था। 18 में जब एमक्यूएम की नशिस्तें छीनी, अगर उसी टाइम पे मीडिया के तजिया निगार, सीनियर एंकर पर्सन ये कहते कि एमक्यूएम पाकिस्तान इन एरिया से, मतलब कि कोरंगी और सरजानी की हमने जो एमएनए की सीट्स खोई, वो यही बात है कि बिलावल साहब लाड़काना और लियारी सहारे। अच्छा, ऐसा हुआ भी कि बिलावल साहब को भी कराची के एक मजबूत होल्डेड एरिया से शिकस्त हुई 18 के अंदर। बल्दिया जो नून लीग की एक रिवायती सीट रही है, वहां से फैसल वावड़ा साहब को किस तरह जिताया गया सबको मालूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान अब उस तरीके से दोबारा उस फॉर्म के अंदर वापस आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या सलूक रखा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीधा बौखलाहट का शिकार हुई हुई है कि नाजमाबाद में हमारे कारकुन को, जो हमारा यूसी इंचार्ज था, उसको शहीद किया गया। उससे पहले मंगोपीर का आपने वाकया देखा, फिर सोराब गोड का, मतलब कराची में अभी भी 3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के जिम्मेदार या कारकुन शहीद हुए। अब अगर लोग ये कह रहे हैं कि सिंध का फैसला हुआ है या एमक्यूएम का फैसला हुआ है, तो एमक्यूएम का अगर फैसला हुआ है तो ये कैसा फैसला है कि कारकुन भी एमक्यूएम का शहीद हो रहा है, फैसला भी एमक्यूएम के हक में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा आपने देखा जब बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम दस्तबरदार हुई थी, तो अगर एमक्यूएम इतनी ही लोगों की नजरों में खटकती थी, तो जब एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन में दस्तबरदारी उसने की, पीटीआई नशिस्तें ले लेती। पीटीआई लेकिन अफसोस के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनका मौजूद नहीं है। एमक्यूएम को, आपको पता है 2016 के बाद एमक्यूएम के ऊपर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आए। हमारे ऑफिसेस आज भी बंद हैं, जो ऑफिसेस हमारे नहीं, जहां से हमें पॉलिटिकल एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए थी, वो हमारे ऑफिसेस नहीं खुलने की वजह से नहीं मिल रही। लेकिन 2016 के बाद से एमक्यूएम ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा एक उस पोजीशन पे लेकर गई है जहां पहले थी, वो आवाम के सामने। आपने अभी हमारा बागे जिना का जलसा देखा कि इस्लामाबाद के तजिया निगारों ने ट्वीट किया है ये कि एमक्यूएम का ये मुत्तहिद मुनज़्ज़म जलसा बहुत सी लोगों की नजरों के अंदर जो है वो पॉलिटिकल थ्रेट साबित होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉलिटिकल थ्रेट बनता जा रहा है। इस वजह से सेंट्रल के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ ऐसे नुमाइंदे छोड़े हुए, ईस्ट में अपने कोई ऐसे नुमाइंदे छोड़े हैं, कोरंगी में, जो चाह रहे हैं कि एक जो सियासी लहर है और हवा है वो अपना रुख तब्दील करके कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बन जाए जिससे कोई, गॉड फॉरबिड, कोई ऐसी कैजुअलिटी वाकिफ हो जाए या कोई इस तरीके की चीज हो जिससे इलेक्शन को मुतासिर किया जाए। लेकिन ये तो डिसाइडेड हो चुका है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, और 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो लोग फ्री एंड फेयर तरीके से हक नुमाइंदगी, जो हक रायदही होगी, इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदगान मुंतखब करेंगे। अब उसमें अगर ये बात हम ले लें कि साइफर केस, देखें इमरान खान साहब को सजा एक दूसरे मुल्क को ललकारने पर नहीं हुई। इमरान खान साहब को सजा जो हुई है वो दूसरे मुल्क से जो आपकी एक डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी होती थी, उसका जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच हुआ है,
जो आपका एक सीक्रेट एक्ट है, उस सीक्रेट एक्ट की जो क्लॉजेस का ब्रीच हुआ है उस पे उनको सजा हुई है। और अगर वो इमरान खान साहब इतने सही हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, वहां पर जाएं, अपील फाइल करें। वरना फिर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा नाम था उनका, आजम खान साहब का 164 का बयान जो है, 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू मौजूद है और वो सरकारी गवाह बनने को भी रेडी हैं। तो ये एक आवाम के अंदर एक ऐसी चीज स्पेकुलेशन से इज्तनाब किया जाए कि इमरान खान साहब को अमेरिका को ललकारने पे सजा हुई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी बहुत से मुल्कों को जवाब दिया है कि हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई इंटरवीन करेगा तो पाकिस्तान डिफेंस का हक भी महफूज रखता है और उसको रिटेलिएट करने का भी। लेकिन इमरान खान साहब की जो सजा है उसको ललकारने पे नहीं जोड़ा जाए, उसको ब्रीच ऑफ सीक्रेट एक्ट जो क्लॉजेस हैं उस पे जोड़ा जाए कि आप पब्लिकली एक वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लहराते हुए आप लोगों को कह रहे हैं, और जब उसकी छानबीन की गई तो कुछ टेम्परिंग भी उसमें सामने आई, कुछ एडिटिंग भी उसमें सामने आई, जिसका एतराफ उन्होंने 164 के स्टेटमेंट में किया हुआ है। और उसके अलावा आपके सामने कि उनके जो रिश्तेदारों के करप्शन के इल्जामात हैं, शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं, जुल्फी बुखारी साहब कहाँ हैं, उनके जो वो थे संजय दत्त जो थे पीटीआई के, एक गिल साहब, शहबाज गिल साहब, वो कहाँ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से खान साहब को लॉन्च किया गया था उसी तरीके से खान साहब को बैकफुट कर दिया गया। अच्छा जी, अब हसन गुफ्तगू जारी रखते हैं और ख़ास तौर पे इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी अभी बात की जाएगी। अनवर भाई से भी इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जनाब बैरिस्टर हसन खान और अनवर खुर्शीद साहब, दोनों मौजूद मेहमानों से मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। अनवर भाई, जो अभी सिंध के अंदर जो सूरत हाल है जिसकी अभी हसन साहब जो है निशानदेही उन्होंने की है, किसी भी एक जमात के लिए इंतहाई मुश्किल नज़र आता है कि वो कामयाबी हासिल करें। और अभी जो ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू हो रही थी, शहर कराची के अगर मसाइल हल नहीं होते तो उसके बाद फिर जैसे सिलसिला चलता रहा है, मईशत आपकी स्ट्रगल करती रहेगी, आपको कर्ज़ों का सहारा लेना पड़ेगा ना चाहते हुए। तो इस सूरत हाल को कैसे ठीक किया जाएगा और यहाँ की जो सियासी पोजीशन है वो क्या बनती हुई नज़र आ रही है? जैसे अभी हम देख रहे हैं, इन्होंने भी बात की है कि मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट दोबारा से जो है वो अपनी जगह हासिल करने की कोशिश कर रही है। माजी में एक और नई जमात यहाँ पर उभर कर सामने आई है और फिर पीपल्स पार्टी भी अब दावेदार है कि वो शहरी इलाकों के अंदर मुनज़्ज़म हो गई है। आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? आपको कैसा नज़र आ रहा है ये सियासी माहौल, ज़रा फरमाइए। जहाँ तक कराची की बात है ना जी, जब ये कराची में MQM पे पाबंदियाँ लगी चंद साल पहले और ये मुख्तलिफ दौड़ों में बट गई, तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि उस वक़्त तक MQM जो है यानी कि खड्डे लाइन ही लगी रहेगी जब तक ये सारे मिलते नहीं हैं। हमेशा मैं कहता आया हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, ये सारे आपस में मिलेंगे तब वो, जैसे वो हम बचपन में कहानी सुनते आए हैं ना, चार भाइयों वाली, जो लकड़ियाँ लाला लादा करके तोड़ते, तो ये मैं मिसाल देता आया उनको। तो इसको मुख्तलिफ दौड़ों में बांटने वाले वही हैं जो इनको अभी वापस लाने वाले हैं। ठीक है ना, ये खुद से नहीं आए हैं, ये तीनों एक तीन कुर्सियों पे साथ बैठे रहे हैं कई जगहों पे, मगर पता था कि ये नहीं आ सकते जब तक गो हेड नहीं मिलेगा। तो ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, बेसिकली जितनी भी इस इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हैं चंद एक के अलावा, मैं सिर्फ MQM की बात नहीं कर रहा, मैं बेशक आप PTI की बात कर लें, बेशक नून लीग की बात कर लें, तो ये चलती भी उनके इशारों पे हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है, अपने भी इनके बहुत सारे अपने इनके होते हैं, चीज़ें होती हैं, मगर उनके उस पर चलती हैं। हम पिछले इलेक्शन देखते आ रहे हैं कि 2018 में मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, MQM के वोट को तोड़ा गया मुख्तलिफ तरीक़ों से और उसको जो PTI के लोगों को जिताया गया।
और जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई को तोड़ा गया और उसके वोट जमात इस्लामी को दिलवाए गए, तो उसमें भी यही था। तो ये जितने भी अभी अभी MQM इकट्ठी होगी, मैं पहले भी कहता आया हूँ, मेरी ये बात पता नहीं कहाँ तक पहुँची थी, ये मेरी बात लंदन तक, उस घर तक पहुँच गई थी जो मैंने पिछले चंद दिन पहले बात की थी कि कराची शहर जो है ना ये MQM का है, यहाँ से MQM के अलावा कोई और जमात जीत नहीं सकती। और इसी तरह हैदराबाद और सक्खर, अब मीरपुर ख़ास को भी आप अगर ले लें तो उसमें बात यह है कि इसके वोट को कभी किस तरफ इस्तेमाल किया गया, किस तरफ। MQM ने, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी MQM ने बहुत ज़्यादा धांधली की मुख्तलिफ इलेक्शंस में, अगर वो धांधली ना भी करते तो वोट उनका था। मिसाल के तौर पर एक हल्का है जिसमें से उनको 85% वोट मिले हैं, और अगर वो धांधली ना करते तो उनको अगर 60% मिलते तब भी जीत उन्हीं की थी। पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो 13 में हुए या 8 में हुए उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़रूरत नहीं थी इनको उस तरह से, जिस तरह से बताते हैं कि MQM वाले इस तरह से ठक 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 ठप्पे लगाते रहे, उनको ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अभी मैं क्लियरली बताता हूँ कि अभी शायद ये अभी मंदो खैर खान जीते हैं, जब मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जीते, और जीते भी क्या मतलब 5000 वोट से जीते किसने। तो पीपल्स पार्टी तो कराची में मैं नहीं समझता कि एक सीट भी जीत सके। ठीक है, कुछ ऐसे इक्का दुक्का इलाके हैं जहाँ पे कोशिश की जा सकती है कि वो जीतें। मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, मैं उन इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो होने हैं या हुए हैं या होते रहे हैं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर हकीकत है तो हकीकत में MQM का वोट है कराची में भी, हैदराबाद में भी, और कुछ अर्सा पहले MQM पाकिस्तान में निकल गई थी ऐसे, मगर वो पता नहीं क्या हुआ, फिर वो नहीं हो सका। ये नहीं कि MQM के लोग, उसके सपोर्टर, वोटर आपको साहिवाल में भी चले गए थे, आपको काड़ा में भी पहुंच गए थे, आपके कहाँ कहाँ पहुंच गए थे, मगर वो हो ना सका। ये दोबारा सुकड़ के एक, यानी कि जिसके इनके साथ महाजर जो लगा हुआ है ना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये मुल्क की, कौम की एक जमात है, इसको गिलगित बल्तिस्तान चलो उसमें भी है, और आगे इनको ना, यानी कि कहते हैं ना खंजराब से ग्वादर तक और खैबर से अगर जिधर भी लेके जाना अपने सिंध में वहाँ तक, ये वो वाली जमात इसको होना चाहिए था। तो यानी जो अभी आने वाला वक्त है इसमें जो कराची में और हैदराबाद में सीटें MQM को मिलेंगी, वहाँ पीपल्स पार्टी अब कोशिश कर रही है कि किस तरह वो अपनी साख को बहाल रखे कि हम यहाँ के मेयर हमारा है, ये वो। ये मेयर मैं नहीं समझता कि कोई वोटों से है ये मेयर इसी तरह हवा में मेयर यहाँ पे या तो अगर होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता, जो पहले जो 18 के इलेक्शन के बाद की जो बात चल रही थी, और अगर MQM इलेक्शन में हिस्सा लेती और सही तरीके से हिस्सा लेती ना, तो ये फिर कोई ऐसी बात भी ना होती 50, 60, 40 फुल फ्लैज MQM का मेयर होता है कराची में, क्योंकि MQM के वोट्स हैं कराची में। और दूसरी बात यह है कि कराची के साथ ऐसे जैसे मुल्क के साथ खेला गया, जैसे कल मैं इत्तेफाक नहीं करता इनकी उस बात पे कि जिसको सजा किस बात पे हुई, कानूनी हवाला दिया वो कानूनी हवाला तो ठीक है, कानूनी तो अभी मैंने कल एक प्रोग्राम में ये बात की थी, फौरन उसी वक्त जैसे ये हुआ था एक TV चैनल से कॉल आई थी, मैंने बात की थी, मैंने कहा बेचारे जज को क्या कहते हो, मैंने ये लफ्ज़ बोला, मैंने कहा जज मासूम है, जज को कुछ कहें, वकील दोनों साइडों के मासूम है, वो छोड़ दें उनको, लिखे लिखाए फैसले हैं, उनको क्या किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, उसके अंदर मैं पक्की MQM को भी पता है कि ये अपना वज़ीर आला नहीं ला सकते, और पीपल्स पार्टी को पता है कि ये अपना मेयर नहीं ला सकते। जमात इस्लामी ठीक है, बहुत बड़ी जमात है, मगर उनको हर हल्के में चंद वोट मिल सकते हैं, मगर उनको जो है वो चंद वोट से मुराद है कि बहुत मिल सकते हैं, जिससे वो सीट उस हल्के की नहीं जीत सकते। हसन साहब, अब ये फरमाइएगा, अभी जैसे बात होती रही, चलें MQM का एक माजी, मुस्तकबिल और एक इसके हवाले से, हाल के हवाले से बात होती रही है,
लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो खोई हुई साख है उसको कैसे बहाल किया जाएगा, इसके हवाले से क्या कुछ होता रहा है। और दूसरा ये अंदरूनी इख्तलाफात तो हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ मौक़ात ऐसे सामने आए हैं, उनको बाले ताक रखते हुए सीनियर लीडरशिप जो है वो क्या सोच रखती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना इसमें बात वो ये कि एजेंडा आपके पास क्या है। एक एजेंडा जिसके ऊपर साबित कदम रहे, मरदमशुमारी के हवाले से उसमें कामयाबी मिली, लेकिन उससे बढ़कर जो सवाल साल हर साल होता आया है वो है कोटा सिस्टम के हवाले से। और इसके अलावा अब तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई हैं। हिकमत अमली क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है, आम इंतखाबात में जाने से पहले एजेंडा और मंशूर क्या पेश कर रहे हैं, फरमाइए। यासिर भाई, हमारा आपको पता है कि जो कन्वीनर हैं हमारे खालिद मकबूल भाई, उन्होंने पिछले हफ्ते आई थिंक या एक हफ्ते पहले उससे मंशूर पेश किया है। और हमारा देखिए मंशूर बदला नहीं है। आप हमारा 2008 का मोटो उठा के देख लें, 2013 का मैनिफेस्टो उठा के देख लें, 2018 का मैनिफेस्टो उठा के देख लें, या फिर 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो देखिए। मैनिफेस्टो कब बदलता है? मैनिफेस्टो तब बदलता है जब आपने उसके ऊपर काम किया। अब जैसे मैं 18 के 2 मैनिफेस्टो की मिसाल दूं, वजीर आजम कराची से और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा, 50 लाख घर थे और 1 करोड़ नौकरियां। अब ये अगर मैनिफेस्टो कंप्लीट होंगे तो 2024 में नया मैनिफेस्टो आएगा। एमक्यूएम की आप 2008 की एमक्यूएम की इलेक्शन कैंपेन उठा के देख लें, 2013 की इलेक्शन कैंपेन उठा के देख लें, 2018 की इलेक्शन कैंपेन उठा के देख लें, हमारा सब में मैनिफेस्टो यही रहा है कि बाख्तियार अवाम, खुद मुख्तार पाकिस्तान, एम्पावरमेंट फॉर पीपल, एम्पावरमेंट फॉर ऑल। आज भी हमने यही, आपने जगह जगह हमारी बैनरिंग देखी होगी, जो हमारी एक मैनिफेस्टो है यही है कि हमारा शहर हमारा इख्तियार और खुद मुख्तार इजला, खुद मजबूत पाकिस्तान। तो हमने तो अपना मैनिफेस्टो इसलिए नहीं बदला क्योंकि एमक्यूएम ने 2010 तक जो डिलीवरेंस की है वो पॉलिटिकल डिलीवरी आप देख सकते हैं कि अगर आज कराची बना हुआ है तो वही 5 साल 4 साल का पीरियड था जिसका कराची बना हुआ है। उसके अलावा आप बता दें शहर में किसने काम किया है। जब मुस्तफा कमाल भाई नाज़िम आला बने, इस शहर की उन्होंने कमांड ली, उसके साथ हमारी पूरी तंजीम, हमारे वुज़रा, एक पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल भी ऑर्गेनाइजेशनल भी, जिन्होंने मुस्तफा कमाल भाई के साथ मिलके, फिर मुस्तफा कमाल भाई की अपनी मेहनत, उन्होंने कराची को बदतरीन शहरों में से निकाल कर टॉप 12 सिटीज के अंदर लेकर आए और वन ऑफ द वर्ल्ड 3 बेस्ट मेयर्स का उनको अवार्ड मिला, दुनिया के सामने है। मतलब उस टाइम पे यूएस भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा था, चाइना भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा था, जापान भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा था, सब लोग लगा रहे थे। तो आज भी हम जो आवाम में उतरे, अच्छा उससे सबसे बढ़ के एमक्यूएम का एक मैनिफेस्टो क्या रहा है शुरू से, एमक्यूएम बुरे से बुरे हालात रहे हों या अच्छे से अच्छे अदवार रहे हों, ये दोनों चीजों में फर्क है ना, बुरे से बुरे हालात होने में, अच्छे से अच्छे अदवार होने में, एमक्यूएम आवाम के बीच में रही। मतलब कि मेरे घर के बाहर आके कोई भी शख्स अपने ग्रीवेंसेस को जो है वो एड्रेस कर सकता है कि मेरे ये मसले हैं, और उनको पता है कि ये जो सारे लोग हैं ये पब्लिक के अंदर हैं, पब्लिक में से निकल के आए हैं। आज भी अब हमारे एमपीएस देख लें, जो नुमाइंदगान हमारे मुंतखब होने जा रहे हैं, या एमएनएस देख लें, वो सारे पब्लिक नुमाइंदे, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे शहरों से आया हो। अच्छा, हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि एमक्यूएम दूसरे शहरों को तरजीह नहीं देती। एमक्यूएम इज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री जिसने ये साबित करके, और तो नेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं और अपने आप को नेशनल पार्टी क्लेम करते हैं, एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसने मियां अतीक साहब को भी सेनेटर बनाया, बैरिस्टर सैफ साहब को भी सेनेटर बनाया। उसके अलावा आपके जो अभी हालिया पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नबील कबूल साहब, उनको भी एमएनए बनाया एमक्यूएम ने। उसके अलावा कितने ऐसे गुजरे हैं पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स हों, एमपीएस हों, या यूसुफ शवानी को आप देख लें, वकार शाह को आप देख लें, ये सारे एमक्यूएम ने करके दिखाए। देखिए एक एंटिटी है, हर शख्स को अपनी एंटिटी से एक प्यार होता है। एमक्यूएम के अंदर मेजॉरिटी लोगों की एंटिटी महाजिर है, तो महाजिर लफ्ज से हमें प्यार भी है और महाजिर लफ्ज एमक्यूएम के अंदर है भी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि एमक्यूएम ने कोई बाइफर्केशन की हुई हो या कोई रेसिज्म की हुई हो, जबान की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, या फिर फिरके की बुनियाद पे। एमक्यूएम ने सबको अपने साथ रखा और सबको एक साथ। आज हमारे बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं काउंसलर्स हैं, आज आप देख सकते हैं कि जो हमारे
गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर रहे, वो गिलगिती हैं। कश्मीर से हमारी 2 कानून साज असेंबलियों के रुकन फिर बाद में डिप्टी स्पीकर बने, वो आपके सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है। एमक्यूएम तो जो जमातें आज ये मैनिफेस्टो में अपने डालती है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान वो चीजें करके बैठी हुई है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सारी जबान सारी इकाइयों को अपने साथ जोड़ ले, वो तो जुड़ी हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि कराची के अंदर जो खोया हुआ एक डेवलपमेंट का मुकाम था, पॉलिटिकल मुकाम तो हम हासिल कर लेंगे, हमने पहले भी इन चीजों के ऊपर कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेगी लीडरशिप हमारी। और आप देख रहे हैं हमारे सारे टाउन्स के जलसे, अवामी जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, हर जगह आप देख रहे हैं एमक्यूएम नजर आ रहे हैं उससे। हाँ, तो इंशाल्लाह जो हमारे खोया हुआ मकाम है वो भी आप 8 फरवरी को देखेंगे। और जो 2015 के हमारा बल्दियाती इलेक्शन की सिचुएशन थी और NA 246 की जो सिचुएशन थी वो एमक्यूएम पोजीशन उसको रिटेन करेगी। ठीक है जी। बैरिस्टर हसन खान साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। सरासिल जनाब अनवर खुर्शीद साहब हमेशा की तरह बड़े खुलकर बात करते हैं, बड़े साफ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। बहुत सारे और दीगर मामलात हैं आम इंतखाबात से कबल। अभी कुछ देर पहले भी ये बात ज़ेर बहस आई कि क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है और वो तब ही ख़त्म होंगी जब वो मुकर्ररा तारीख़ आन पहुँचेगी और जब इंतखाबी मरहला शुरू हो जाएगा और पाया तकमील तक पहुँचेगा, उसके बाद फिर कुछ कहा जा सकेगा। इससे पहले कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। यकीनन ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।